जय महाकाल। तो आज एक नया लेक्चर है, ठीक है। और आज हम लोग जो करेंगे आगे का करेंगे, यानी आगे का ही करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 3 है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के बारे में। मैंने बता दिया था कि आपको मैं इस चैनल पे पढ़ाऊँगा जूलॉजी और सुमित सर पढ़ाएंगे बॉटनी। तो उनकी लाइव क्लास तो चल ही रही है, कल भी थी। तो उनकी क्लास 2 बजे रहती है। अगर आप तो उनसे जूलॉजी पढ़नी है तो आप ये जीत एक्सपर्ट वाले चैनल में जा सकते हैं। उसमें दोपहर के 1 बजे वो जूलॉजी की क्लास लेते हैं। वही चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही चैप्टर वो भी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो चालू करते हैं। तो पहले हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात की, प्रिंसिपल और प्रोसेस के बारे में बात की। तो बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है? साइंस की टेक्निक लिविंग बीइंग पे लगाना ताकि ह्यूमंस का बेनिफिट हो पाए। तो इसका एग्जांपल क्या था? कर्ड था, मिल्क था, फिर उसके बाद एंटीबायोटिक्स था, और फिर कौन था? अचार। मैंने एक और एग्जांपल बता दिया था आपको, ठीक है। और अचार मैंने एक और एग्जांपल बता दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, फिर मैंने ये डीएनए के बारे में बस समझाया था कि डबल स्टैंडर्ड होता है, बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड के दोनों से नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं जो एक साइड पे शुगर मॉलिक्यूल से जुड़े रहते हैं। तो ये इस साइड पे जुड़ा होगा, ये इस साइड पे जुड़ा होगा। और दो शुगर के मॉलिक्यूल आपस में किससे जुड़े रहते हैं? फॉस्फेट बॉन्ड से, मतलब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। फिर ह्यूमन इंसुलिन का एग्जांपल लेके मैंने बताया था कि कैसे ई कोलाई में करेंगे। तो यहाँ पे एक डेटा मैंने याद रखने से बताया था कि इको आर1 जो है वो एक लेस्टेशन एंजाइम है जो काटता है पैलिंडोमिक सीक्वेंस GAATTC वाले में, ठीक है। तो ये पैलिंडोमिक सीक्वेंस जरूरी है तो इसमें क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे फिर मैंने बताया था बायोटेक्नोलॉजी की एक डेफिनेशन मैंने खुद से लिखवाई थी। फिर उससे पहले मैंने एनसीईआरटी की 2 डेफिनेशन पढ़वाई थी। तो एनसीईआरटी क्या बोलती है? बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद टेक्निक ऑफ यूजिंग लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यूजफुल टू ह्यूमन, ठीक है। फिर मैंने ईएफबी वाली डेफिनेशन पढ़वाई थी। ईएफबी जो है वो ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों मेथड को अपना राय देती है, दोनों मेथड पर ध्यान देने से बोलती है, ठीक है। यानी ईएफबी क्या है? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब ये कैसे डिटरमाइन यानी डिफाइन करती है? द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। और एट द एंड कर क्यों रहे हैं ये? फॉर ह्यूमन बेनिफिट, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी 2 प्रकार की होती है। एक होती है ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी, एक होती है न्यू बायोटेक्नोलॉजी। ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड है ऑन ट्रेडिशनल व्यू और न्यू बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड है ऑन मॉडर्न व्यू। ट्रेडिशनल व्यू ये बोलता है कि जो नेचुरल कैपेबिलिटी है उसी का यूज़ करते बायोटेक करना। एक ऑर्गेनिज्म की जो नेचुरल कैपेबिलिटी है जो उसे भगवान ने दी है उसी का यूज़ करते बायोटेक करना। तो इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा? एंटीबायोटिक प्रोडक्शन लाइक पेनिसिलिन, और क्या देते हैं वो बोल सकते हो, मतलब लैक्टो कर्ड फॉर्मेशन फ्रॉम मिल्क बाय लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये बोल सकते हो। और फिर ये बेस्ड रहती नेचुरल कैपेबिलिटी पे। पर ये जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है ये बेस्ड है ऑन जेनेटिक मॉडिफिकेशन। जेनेटिक मॉडिफिकेशन मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक मॉडिफिकेशन मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर ये बेस्ड है, ठीक है। तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी किसके ऊपर बेस्ड है? जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर। अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग होती है एक साइंस की, यानी क्या होती है कि साइंस की टेक्निक लगाना ताकि हम आर्टिफिशियली मॉडिफाई कर सकें एक ऑर्गेनिज्म के डीएनए को। आर्टिफिशियली मॉडिफाई क्योंकि वो ऑर्गेनिज्म खुद से तो मॉडिफाई नहीं कर रहा है, टेक्निक लगाते हम मॉडिफाई कर लें जानबूझ, इसलिए लिखते हैं आर्टिफिशियली मॉडिफाई डीएनए ऑफ ऑर्गेनिज्म टू सूट ह्यूमन, ताकि ह्यूमन के लिए बेनिफिट हो। और जिस ऑर्गेनिज्म में ये किया जाता है वो क्या कहलाता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसे क्या बोलते हैं? जीएमओ भी बोलते हैं। जीएमओ भी बोलते हैं। फिर उसके बाद जेनेटिक इंजीनियरिंग में जैसे हम लोग ने क्या किया था? डिजायर डीएनए लिया था, फिर उसे काट के डाला था, ठीक है। और मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम लोग ने 2 सबसे पहले स्टेप दिए थे, आइसोलेशन फिर इंसर्शन ना।
बेसिकली यही होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। अगर मुझे किसी का भी डीएनए बदलना है तो मुझे किसी और से डीएनए लेना पड़ेगा और उसमें वो डीएनए डालना पड़ेगा। फिर जो इसके बाद की प्रोसेस है वो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में आती हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कौन हो जाती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है जेनेटिक मटेरियल में चेंज लाना, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग होता है स्टेलाइल मीडियम देना। क्या होता है? स्टेलाइल मीडियम देना क्या होता है? बता देते बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। ठीक है। और फिर मैंने स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बताए थे कि पहला होता है आइडेंटिफाई करना, दूसरा होता है कि इंसर्शन करना, तीसरा होता है कि मेंटेन करके रखना और ये इंश्योर करना कि वो जो डीएनए है वो उसकी प्रोजेनी में ट्रांसफर हो रहा है, वो डीएनए उसकी प्रोजेनी में ट्रांसफर हो रहा है। फिर मैंने बताया था कि हिस्ट्री ऑफ रिकॉम्बिनेंट क्या है, हिस्ट्री ऑफ रिकॉम्बिनेंट क्या है इसमें बताया था, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या है ये बता दिया था। ठीक है। फिर मैंने थ्री बेसिक स्टेप्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को एनसीईआरटी से पढ़वा दिया था और यही लिखना था। ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो फिर मैंने यहाँ पे नोट्स भी ऐड कर दिए थे। ठीक है। तो ये हैं मैं अलग अलग टीचर से मस्त वो करके बता देते हैं किस अलग अलग सोर्सेस का यूज़ करते, अलग अलग टीचर के नोट्स, मेरे नोट्स, ये सब का यूज़ करके बनाया हूँ। तो इसमें आपको बहुत सी सिमिलरिटी दिख जाएंगी। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसका कंटेंट यूज़ करूँगा और खुद का भी कंटेंट डालूंगा तो 100% सिमिलर नहीं है, कुछ और वो कुछ चीज़ों में सिमिलर है। ठीक है। तो वाटर मार्क भी डाल दिया था मैंने ये पीछे। ठीक है। तो क्या कहते हैं, चालू करें आज का? ठीक है। तो आज क्या करना था, जो कल बात छोड़े थे वहीं से करना था ये। हाँ, फिर मैंने क्या बताया था, ये 3 बेसिक स्टेप करने हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि ये जो डीएनए, ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है ये बिना किसी टूल्स के हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने ह्यूमन इंसुलिन का एग्जांपल लिया था। तो मैंने ई कोलाई में डालने के लिए पहले मुझे लेस्टेशन एंजाइम से काटना पड़ा था, फिर लाइगेज से जोड़ना पड़ा था। तो ऐसा तो नहीं है कि ये सब टूल्स नहीं है। टूल्स क्या होते हैं? जो आप तो किसी काम करने में मदद कर, तो मुझे आरडीएनए टेक्नोलॉजी में कौन मदद कर लेगी? लेस्टेशन एंजाइम और लाइगेज। कौन मदद कर ले? लेस्टेशन एंजाइम और लाइगेज। तो ये मेरे लिए इसमें टूल हो गए। दूसरी बात, और कौन टूल हो गया मेरे पास? होस्ट सेल जो हुआ वो मेरा टूल हो गया। डिजाइल डीएनए जो हुआ वो टूल हो गया। प्लस जो डिजाइल डीएनए तो होस्ट सेल में ट्रांसफर करके वहाँ रेप्लिकेट करने में मदद कर ले। जैसे यहाँ पे प्लाज्मिड है, तो ये क्या कहलाता है? मैंने उस दिन भी बताया था, ये वेक्टर कहलाता है, वेक्टर कहलाता है। तो ये भी क्या हो जाएंगे? टूल्स हो जाएंगे। तो टूल्स ऐसी कोई सी भी चीज़ होती है जो आपको किसी काम को करने में मदद करे। जैसे मैं बोल रहा हूँ लिखने में, मुझे पेज में लिखना है, तो मेरे लिए टूल्स क्या हो जाएंगे? मेरे लिए टूल्स हो जाएंगे पेन और वो पेपर, जिसके कारण मैं लिख पाऊंगा। दूसरा, अगर मुझे आरडीएनए टेक्नोलॉजी करनी है वैसी, तो मेरे लिए टूल्स क्या हो जाएंगे कि कौन कौन मेरी मदद कर रहा है, तो या कौन कौन मुझे वो काम करने में मदद कर रहा है। तो पहली बात, मुझे एंजाइम्स मदद कर लें, मुझे एंजाइम्स मदद कर ले, डीएनए लाइगेज लेक्टेशन एंजाइम। दूसरी बात, जो हम लोग कर क्यों ले हैं, तो वो भी तो मदद कर रहा है। डिजाइल डीएनए वो भी तो इन्वॉल्व हो रहा है, काम करने में मदद कर रहा है। और फिर तीसरा चौथा हो जाता है वेक्टर, चौथा हो जाता है वेक्टर। ठीक है। तो कौन कौन हो गया? एंजाइम्स हो गए, डिजाइल डीएनए हो गए, तीसरा हो गया वेक्टर, और चौथा कौन हो गया? होस्ट सेल। तो बिना इकोलाई थे, तो यहाँ पे मैंने इकोलाई का एग्जाम्पल लिया, तो इस एग्जाम्पल में बिना इकोलाई थे थोड़ी ना आरडीएनए टेक्नोलॉजी हो पाती, आरडीएनए टेक्नोलॉजी नहीं हो पाती। तो जो वो हैं टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, वो कितने हैं? 4 टोकन। कितने हैं? 4 टोकन। कितने हैं? 4 टोकन। 4 टूल्स हैं आरडीएनए टेक्नोलॉजी के। पहला टूल्स कौन है? पहला टूल है एंजाइम, जो मैं एंजाइम यूज़ कर रहा हूँ, डीएनए लाइगेज लेक्टेशन एंजाइम। तो ये सब जो हैं ये पहले टूल्स है मेरे। ठीक है। तो एंजाइम्स हैं। और कौन है? और कौन है? और है फिर मेरे डिजायर डीएनए, या वेक्टर बोल सकते हो, वेक्टर लिख लेते हैं, वेक्टर लिख लेते हैं। वेक्टर हो गया। और कौन है? और कौन है? और है फिर डिजायर डीएनए। फिर कौन है? डिजायर डीएनए। फिर कौन है? डिजायर डीएनए, डिजायर्ड डीएनए। ये हो गया टूल्स, हाँ कि ना? यस सर। ये क्या हो गया? टूल्स हो गया, डिजायर्ड डीएनए। ठीक है। और फिर डिजायर्ड डीएनए के बाद कौन आ गया?
होस्ट आ गया, होस्ट आ गया। तो आप बोलोगे सर ये डिजायर डीएनए वेक्टर और होस्ट क्यों? चलो वेक्टर तो समझ में भी आता है कि ये ट्रांसफर करने में मदद कर रहा है, पर ये डिजायर डीएनए क्यों? ये यही तो ट्रांसफर हो रहा है, तो भाई मैं ट्रांसफर जो करूँगा वो भी तो उसमें टूल्स ही होगा। तो वही तो वो भी तो मदद कर रहा है आरडीएनए टेक्नोलॉजी में। दूसरा होस्ट क्यों? तो हाल डीएनए टेक्नोलॉजी में ये तो नहीं होता है कि बस ट्रांसफर कर देना है, मुझे उस प्रोडक्ट को बनाना है और लार्ज स्केल में बनाना है ताकि मैं बेच सकूं, ताकि मैं उसका यूज़ कर सकूं। तो होस्ट भी तो चाहिए उसे लार्ज स्केल में बनाने के लिए, जो बनाएगा एक्चुअल में। हाँ कि ना? यस सर। और आरडीएनए टेक्नोलॉजी में कलेक्टर जो हम लोग चाल हैं वो कहाँ से आएगा? डिजायर डीएनए से ही आएगा, तो ये भी तो एक टूल हो गया। हाँ कि ना? वापस से बोलता हूँ, एंजाइम चलो समझ में भी आता है, काटने में मदद कर रहा है, जोड़ने में मदद कर रहा है और मेटाबॉलिक रिएक्शन में मदद कर रहा है। वेक्टर भी समझ में आता है कि ओली साइट प्रोवाइड करने में मदद कर रहा है। तीसरा जो डिजायर डीएनए वो कैसे? आरडीएनए टेक्नोलॉजी में हम लोग कोई एक कैरेक्टर चाहते हैं जो एक्सप्लेस हो, क्या हो? वो एक्सप्लेस हो, वो क्या हो? एक्सप्लेस हो। हाँ कि ना? तो ये जो कैरेक्टर को डिफाइन कौन करता है, ये डिटरमाइन कौन करता है? जीन। तो जब तक ये जीन ट्रांसफर नहीं होगा ये कैरेक्टर नहीं आएगा, तो ये कैरेक्टर लाने में मदद कौन कर रहा है आरडीएनए टेक्नोलॉजी में? जीन। तो वही डिजायर डीएनए ही तो जीन है, तो ये भी तो एक टूल हो गया कि उस कैरेक्टर को लाने दे रहा है। दूसरी बात, तीसरा फिर होस्ट कैसे हुआ? अरे वो कलेक्टर तो एक्सप्लेस कौन कर रहा है? मुझे तो ये कलेक्टर चाहिए ना, ऐसा प्रोडक्ट एंड सर्विस, ऐसा प्रोडक्ट एंड सर्विस तो मुझे ये कलेक्टर चाहिए। तो वो उसे एक्सप्लेस कौन कर रहा है, या वो उसका होने का कारण कौन है? होस्ट है ना? ये होस्ट में ही हो रहा है। जैसे इंसुलिन कौन प्रोड्यूस कर रहा है? मुझे तो इंसुलिन चाहिए, पर प्रोड्यूस कौन कर रहा है? ई कोलाई, मतलब मेरे लिए इंसुलिन में मदद कौन कर रहा है इंसुलिन प्रोडक्शन में? ई कोलाई। हाँ कि ना? तो ये होस्ट सेल है, क्या ये मेरे लिए टूल नहीं हो गया? हो गया सर। फिर आगे आते हैं, तो इधर एनसीईआरटी लिखती है टूल्स ऑफ recombinant डीएनए टेक्नोलॉजी। नाउ वी नो फ्रॉम foregoing discussion that genetic engineering and recombinant or genetic engineering or recombinant DNA technology can be accomplished only if we have दी की टूल्स। इन्हें बोल सकते हैं की टूल्स, ठीक है। और यहाँ पे बोला है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक ही है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाई ही कर रहे हैं। एग्जाम दैट इज लेस्टेशन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज, वेक्टर एंड होस्ट सेल। यहाँ पे क्या किया है कि जो डिजायर जीन है उसे नहीं दिया है और सीधा दो एंजाइम के तीन अलग अलग पार्ट दे दिया है, जो हम लोग तो एंजाइम वाले टॉपिक के अंदर पढ़ना था। मतलब सर क्या? जैसे मैं यहाँ पे एंजाइम लिखा ना, तो इसके अंदर हम लोग को पढ़ना था लेस्टेशन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम और क्या पढ़ना था? लाइगेज एंजाइम, ठीक है। और हम लोग अलग से डिजायर डीएनए वाला वो लिए थे टूल, पर यहाँ पे डिजायर डीएनए ना देती, वो तीनों एंजाइम तो अलग अलग खोल के दे दिया है, वो अलग अलग खोल के दे दिया है, वो अलग अलग खोलते दे दिया है। तो चालू करते हैं, एंजाइम से चालू करेंगे। किससे चालू करेंगे? एंजाइम से चालू करेंगे, एंजाइम से चालू करेंगे। तो एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स बेसिकली होते हैं प्रोटीन, मोस्टली प्रोटीन लेते हैं, हर कोई प्रोटीन नहीं लेता पर मोस्टली प्रोटीन लेते हैं जो मेटाबॉलिक रिएक्शन की लेट को ऑल्टर करते, जो मेटाबॉलिक रिएक्शन की लेट को ऑल्टर करते। तो एंजाइम्स क्या होते हैं? ऐसे प्रोटीन या नॉन प्रोटीनिशियस सब्सटेंस जो मेटाबॉलिक लेट की रिएक्शन को ऑल्टर करते हैं, उसे फास्ट करते, स्लो डाउन करते हैं, और इनके बिना मेटाबॉलिक रिएक्शन शरीर में जनरली हो ही नहीं सकती। इसीलिए एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर होगी तो वो उस नॉर्मल लेवल से नहीं होगी जितने में उसे होना चाहिए, तो उससे शरीर में एडवर्स इफेक्ट आएगा। क्या आएगा? एडवर्स इफेक्ट आएगा। तो एंजाइम अल्लो ने जो पढ़ा, तो एंजाइम एक अल्लो ने पढ़ा क्या? एक अल्लो ने पढ़ा तोलने वाला एंजाइम, एक अल्लो ने पढ़ा तोलने वाला एंजाइम, एक अल्लो ने पढ़ा तोलने वाला एंजाइम। अब ये तोलने वाला एंजाइम कैसे पढ़ा हम लोगों ने? मैंने बोला था ना, जैसे मैंने ह्यूमन इंसुलिन के बारे में जब बताया था, जो डिजायर जीन मैंने निकाला था, तो मैंने बोला था पहले हम लोग तो सेल मेम्ब्रेन तोड़नी पड़ेगी,
सेल मेम्ब्रेन के बाद फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से यानी साइटोप्लाज्म से होते हुए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तोड़नी पड़ेगी। तो ये किसी में सेल वॉल होगा तो सेल वॉल तोड़नी पड़ेगी। तो ये तोड़ने में मदद कौन कर रहा है? एंजाइम ही करता है। तो उसे क्या बोलते हैं? लाइसिन एंजाइम। उसे क्या बोलते हैं? लाइसिन एंजाइम। उसे क्या बोलते हैं? लाइसिन एंजाइम। हाँ कि ना? अब क्या मुझे पूरे डीएनए का काम है? अब क्या मुझे पूरे डीएनए का काम है? नहीं सर, मुझे डीएनए के छोटे-छोटे भाग का काम है। तो डीएनए में कई ऐसे जगह भी रहते हैं जो किसी प्रोटीन, किसी कैरेक्टर के लिए कोड नहीं करते। तो मुझे छोटे-छोटे पार्ट का काम है। तो मुझे कौन से एंजाइम चाहिए जो डीएनए तो काटे, मतलब क्लीविन एंजाइम। जो डीएनए तो काटे, क्लीविन एंजाइम। अब किस प्रकार का क्लीविन एंजाइम चाहिए वो मेरे एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो क्या चाहिए? क्लीविन एंजाइम चाहिए। क्लीविन एंजाइम चाहिए। अब क्या आता है? अब क्या आता है? फिर उसके बाद क्या? मुझे एक जॉइनिंग एंजाइम चाहिए। तो डीएनए लाइगेज कर क्या लाता? जोड़ लाता। डीएनए लाइगेज क्या कर लाता? जोड़ लाता। तो मुझे क्या चाहिए? जॉइनिंग एंजाइम चाहिए। यस सर, जॉइनिंग एंजाइम तो चाहिए। अब जो चौथा है वो अभी लिख लेते हैं, पर आगे समझ में आएगा। वो आगे समझ में आएगा कि वो कैसे हो रहा है इन्वॉल्व। तो यहाँ पे है ना, समझाना फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। वो आगे बाद में ही समझ में आएगा, पर यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये 4 बेसिक टाइप हैं एंजाइम के। पहला है लाइसिन एंजाइम, दूसरा है सिंथेसाइजिंग एंजाइम, यानी दूसरा है क्लीविन एंजाइम, तीसरा है जॉइनिंग एंजाइम, और चौथा क्या होगा जो आगे पढ़ेंगे वो है सिंथेसाइजिंग एंजाइम। वो तो असल रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी इसीलिए बीच में ऐसा कथा। तो सिंथेसाइजिंग एंजाइम, ठीक है। तो ये हम लोग जितने भी बायो में एंजाइम पढ़ेंगे या कहीं पे भी एंजाइम पढ़ेंगे, हमारी बॉडी में जितने भी एंजाइम हैं वो ये 4 बेसिक टाइप के होते हैं। वो ये 4 बेसिक टाइप के होते हैं। या तो वो लाइसिन एंजाइम में होंगे, या क्लीविन में होंगे, या जॉइनिन में होंगे, या सिंथेसाइजिन में होंगे। ठीक है, क्योंकि एंजाइम जो है वो मेटाबॉलिक रिएक्शन में लगता है, और मेटाबॉलिक रिएक्शन 2 प्रकार की होती है। एक जिसमें टूटता है और एक इसमें बनता है या जुड़ता है। तो एक मतलब कैटाबॉलिज्म वाले में आ जाएंगे, एक कैटाबॉलिज्म वाले में आ जाएंगे, और एक जो है एनाबॉलिज्म वाले में आ जाएंगे। हाँ कि ना? तो ये जो 4 टाइप हैं ये बेसिक टाइप हैं, इन्हीं 4 बेसिक टाइप के एंजाइम हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, या जो हमारी बॉडी में एंजाइम है वो इन 4 कैटेगरी में बांटे जा सकते हैं। वो इन 4 कैटेगरीज में बांटे जा सकते हैं। पहला है लाइसिन एंजाइम, दूसरा है क्लीविन एंजाइम, तीसरा है जॉनिन एंजाइम, चौथा है सिंथेसाइजिन एंजाइम। अब यहाँ पे अभी यहाँ पे अगर मैं उसका बताऊँ लाइसिन एंजाइम का, तो यहाँ पे लाइसिन एंजाइम का क्या काम है? मैंने उस समय भी बोला थी लाइसिन एंजाइम जो है वो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन ये सब तो तोड़ने में मदद करेगा। हाँ कि ना? तो ऐसा नहीं है कि लाइसिन एंजाइम में बस ये आते हैं कि सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन तो तोड़ने वाले, और भी आते हैं, पर इस चैप्टर के हिसाब से बस ये है। इसीलिए ये इन्हीं के बारे में बात की जाती है, इन्हीं के बारे में बात की जाती है, इन्हीं के बारे में बात की जाती है, इन्हीं के बारे में बात की जाती है। तो ये एंजाइम जो हैं ये यूज़ होते हैं, ये जो एंजाइम है यूज़ होते हैं, यूज़ फॉर किसके लिए यूज़ हो रहे हैं? कब से मैं क्या बोल रहा हूँ कि सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल ये सब तो तोड़ने थे। तो ये सब हम लोग तोड़ क्यों रहे हैं? ताकि हम लोग डीएनए निकाल सकें, ताकि डीएनए निकाल सकें, ताकि डीएनए हम लोग निकाल सकें। और डीएनए निकालना क्यों है? जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए जेनेटिक एक्सपेरिमेंट है। तो यूज टू ऑब्टेन डीएनए, ऑब्टेन यहाँ पे आई लगा लेना ई के बाद। यूज टू ऑब्टेन डीएनए, यूज टू ऑब्टेन डीएनए आफ्टर used to obtain DNA after, ये नहीं सॉरी, आफ्टर नहीं सॉरी, आफ्टर क्या? फॉल होना चाहिए ना, फॉर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट। used to obtain DNA for genetic experiment, used to obtain DNA for genetic experiment, for जेनेटिक एक्सपेरिमेंट, फॉर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट। जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग तो डीएनए तो चाहिए।
तो उसके लिए हम लोग डीएनए कैसे निकालेंगे? पहले सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन तो तोड़ के निकालना पड़ेगा। तो प्लांट जो है, प्लांट सेल जो है, क्या उसकी सेल एनिमल सेल से अलग लेती, यूनिमल बोल रहा था, एनिमल सेल से अलग लेती है क्या? हाँ, लेती है। तो एनिमल सेल जो है वो अलग है, प्लांट सेल है वो अलग है, बैक्टीरियल सेल भी अलग है फिर तो। हाँ, बैक्टीरियल सेल भी अलग है। मतलब अलग अलग सेल की जो लेयर्स हैं, सेल की जो आउटर कवरिंग है वो अलग अलग हैं। तो क्या उन्हें तोड़ने के लिए जो लाइसिन एंजाइम लगेगा वो अलग अलग नहीं लगेगा? लगेगा सर यार, वो तो अलग अलग ही लगेगा। तो क्या हो जाएंगे, तीन प्लांट सेल अलग है, बैक्टीरियल सेल अलग है और फंगस सेल अलग है। अब यहाँ पे मैं अलग किस चीज़ में बोल रहा हूँ? मैं यहाँ पे अलग बोल रहा हूँ सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन में। सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन में। सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन में जो प्लांट सेल है उसकी सेल वॉल सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी रहती है, जबकि बैक्टीरिया की सेल वॉल अलग रहती है, वो सेल्यूलोज और पेक्टिन की नहीं बनी रहती। और जो फंगस सेल वॉल है वो किसकी बनी रहती है? काइटिन की। तो क्या होता है, टी काइटिन तो तोड़ने के लिए जो एंजाइम लगता है वो लगता है काइटिनेज। वो क्या लगता है? काइटिनेज। काइटिनेज, हाँ कि ना? अब यहाँ पे लाइसिन एंजाइम हम लोग किस चीज़ के लिए बात करेंगे? सेल वॉल के लिए बात करेंगे। सर सेल मेम्ब्रेन के क्यों नहीं बात करेंगे? तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो इजीली डिस्ट्रॉय की जा सकती है, उसमें एंजाइम की वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगती। वो तो मैं समझाने के लिए बोल रहा था। पर सेल मेम्ब्रेन तो तोड़ने के लिए वैसे एंजाइम की ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगती। आगे जब हम लोग और चैप्टर में जाएंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि सेल मेम्ब्रेन तो और आसानी से तोड़ा जा सकता है और सेल वॉल को उतना नहीं तोड़ा जा सकता आसानी से, इसलिए इसमें क्या लग जाता है? इसमें एंजाइम लग जाता है। तो बैक्टीरियल सेल की जो सेल वॉल रहती है उसे तोड़ने के लिए क्या लगता है? उसे तोड़ने के लिए लगता है लाइसोजाइम। उसे तोड़ने के लिए क्या लगता है? लाइसोजाइम। क्या लगता है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम। उसे तोड़ने से लगता है लाइसोजाइम। उसे तोड़ने से लगता है लाइसोजाइम। पर जो प्लांट की सेल है वो सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी है, तो इसे तोड़ने से लगेगा सेल्यूलेज एंड पेक्टिनेज। सेल्यूलेज एंड पेक्टिनेज एंड पेक्टिनेज एंड पेक्टिनेज। अब जैसे अब बोलोगे सर कि ये क्या सिर्फ सेल वॉल तोड़ने में आती है? नहीं, मैं बोला ना कि ये हम लोग इस चैप्टर के हिसाब से लाइसिन एंजाइम में बस यही पढ़ रहे हैं कि जो इस चैप्टर में काम आएंगे। इसीलिए तो हम लोग लाइजो यानी लाइसिन एंजाइम में लिखे हैं यूज टू ऑब्टेन डीएनए। डीएनए डीएनए को ऑब्टेन करने के लिए फॉर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट। क्या सिर्फ डीएनए को ऑब्टेन करने से चीज़ों को तोड़ना पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं। डाइजेशन में जैसे प्रोटीन तो तोड़ने से प्रोटीएज यूज होता है, वो भी लाइसिन एंजाइम में। कार्बन तो यानी कार्बोहाइड्रेट या कोई और वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उन्हें तोड़ने के लिए अलग अलग एंजाइम लगते हैं। जैसे लिपिड तो तोड़ने से लाइपेज लगता है, तो क्या वो भी लाइसिन एंजाइम है? हाँ, वो भी लाइसिन एंजाइम है। पर उसकी बात इधर इसलिए नहीं कर रहे तो इस चैप्टर में हम लोग तो जिन लाइसिन एंजाइम की बात करनी है वो हमें किस चीज़ में मदद कर ले? वो हमें सेल वॉल को तोड़ के अंदर जाके डीएनए को बाहर निकालने में मदद कर रहे हैं। तो सेल वॉल किस में रहती है? प्लांट सेल में, बैक्टीरियल सेल में, और किस में? फंगस सेल में। और किस में? फंगल सेल में। ये तीन चीज़ें हैं जो हमेशा हम लोग बात करते हैं, या तो प्लांट सेल की या एनिमल यानी या प्लांट सेल की या बैक्टीरियल सेल की या फंगल सेल की, जब हम सेल वॉल के बारे में बात करते हैं। क्या प्लोटिस्टा में नहीं होता? सेल होता है, परंतु वो हम लोग उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, प्रोटिस्टा के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। अगर आप कोई सा भी एक्सपेरिमेंट उठा के देखोगे तो उसमें ज़्यादा प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल या फंगल सेल के बारे में बात की गई है। क्लास 11 में ही देख लो, ठीक है? तो इसीलिए हम लोग इन तीनों के बारे में ही एनसीईआरटी लेती है, तो ये तीनों के बारे में ही पढ़ेंगे। जैसे प्लांट सेल की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी हुई है, तो सेल्यूलोज को तोड़ने से लगता है सेल्यूलेज और पेक्टिन को तोड़ने से लगता है पेक्टिनेज। और बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल को तोड़ने से लगता है लाइसोजाइम और फंगल सेल की सेल वॉल को तोड़ने से लगता है काइटिनेज। अब यहाँ से एक चीज़ देखी जा सकती है कि जिस एंजाइम के एंड में एस आ जा रहा है वो जनरली क्या होता है? लाइसिन एंजाइम होता है। वो जनरली क्या होता है? लाइसिन एंजाइम होता है। तो जो प्रोटीएज है, जो प्रोटीन तो तोड़ने के काम आता है, वो भी क्या है? वो क्या है? लाइसिन एंजाइम ही होता है।
और उसके बाद नहीं करनी है लो तो इधर, ठीक है। ठीक है सर, तो समझ में आ गया। लाइसिन एंजाइम क्या करने में मदद कर रहा है, डीएनए को ऑब्टेन करने की मदद कर रहा है जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के लिए। अब प्लांट सेल में सेल वॉल को तोड़ने के लिए क्या लगता है, सेल्यूलेस और पैक्टिनेज। बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल को तोड़ने से लगता है लाइसोजाइम। फंगल सेल की सेल वॉल को तोड़ने से लगता है काइटिनेज, ठीक है। अब ये जो लाइसिन एंजाइम जो अलग अलग लग रहे हैं वो सेल वॉल की कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अब अन लो तो बात करनी है क्लीविन एंजाइम। क्लीविन एंजाइम होता है कि जो काटने के काम आता है, जो काटने के काम आता है। अब क्लीविन एंजाइम इस चैप्टर में हम लोग क्या काटेंगे, बेसिकली हम लोग डीएनए फ्रेगमेंट्स काट रहे हैं। तो यहाँ पे क्लीविन एंजाइम वो वाला लगेगा जो डीएनए फ्रेगमेंट्स काटता है, और डीएनए फ्रेगमेंट्स काटता है, जो डीएनए फ्रेगमेंट्स काटता है। डीएनए जो है वो न्यूक्लिक एसिड है, वो क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड है। सर बोल क्या रहे हो, लिख रहे हो बोल रहे हो। तो मैं बोल रहा हूँ कि बेसिकली यहाँ इस क्लीविन एंजाइम किस में काम आता है, कटिंग में काम आता है। किस में काम आता है, कटिंग में काम आता है, कट करने से काम आता है। इतनी बात समझे, ठीक है सर समझ गए। अब इस चैप्टर में हम लोग तो काटना क्या है, या तो हम लोग तो डीएनए काटना है, हम लोग तो डीएनए काटते हैं, वो डी है मैंने पी सली का लिख दिया। हम लोग तो डीएनए काटना है या आरएनए काटना है, तो जेनेटिक एक्सपेरिमेंट कर लें तो क्या सभी का जेनेटिक मटेरियल डीएनए तो नहीं लेता है, कुछ का आरएनए भी लेता है। तो या तो हम लोग तो डीएनए काटना पड़ सकता है या आरएनए काटना पड़ सकता है। और ये दोनों हैं क्या, ये दोनों हैं न्यूक्लिक एसिड। ये दोनों क्या है, न्यूक्लिक एसिड। ये दोनों क्या है, न्यूक्लिक एसिड। ये दोनों क्या है, न्यूक्लिक एसिड। ये दोनों हैं न्यूक्लिक एसिड। ये दोनों हैं न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये दोनों हैं न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड तो जो काटने के एंजाइम काम आता है, उस एंजाइम तो क्या बोलते हैं सर, उसका एक नाम है, वो है न्यूक्लियस। वो है न्यूक्लियस, वो है न्यूक्लियस, वो है न्यूक्लियस, ठीक है सर न्यूक्लियस है। अब जो न्यूक्लियस है ना वो दो प्रकार का होता है, जो न्यूक्लियस है वो दो प्रकार का होता है, वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा बेसिक से समझते हैं कि ये जैसे मान लेते हैं डीएनए की स्ट्रैंड है, डीएनए की स्ट्रैंड है, ठीक है। और ये आरएनए की स्ट्रैंड है मान लेते हैं, ठीक है। ये आरएनए की स्ट्रैंड है। अब यहाँ पे बीच में जुड़ा हुआ है, मतलब ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। इधर भी जुड़ा हुआ है ऐसे ऐसे, ठीक है। सर तो अगर मुझे काटना होगा तो क्या मैं डीएनए को यहाँ, ये इसका एक एंड है जिसे बोलते हैं 5 प्राइम एंड, और ये इसका ये किस में जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये हो गया इसका 3 प्राइम एंड। फिर ये हुआ इसका 3 प्राइम एंड दूसरे स्टैंड था, और ये जो हुआ ये इसका 5 प्राइम एंड हो गया, ठीक है। 5 प्राइम एंड हो गया, इसमें भी 5 प्राइम एंड हुआ ये, और ये क्या हुआ, 3 प्राइम एंड हुआ, ठीक है। ऐसा एंटी पैरेलल डालता है डीएनए में। तो अगर किसी एंजाइम को काटना होगा तो मान लेते हैं ये पूरा एक डीएनए स्ट्रैंड है, इससे आगे और कुछ नहीं है, मतलब इधर आगे और कुछ नहीं है, इधर आगे कुछ और नहीं है, ये एंड है। तो अगर इसे काटना होगा तो क्या मैं इधर से काट सकता हूँ, क्या मान लेते हैं ये एक लस्सी है, तो मैं लस्सी तो कोने से भी काट सकता हूँ और बीच से भी काट सकता हूँ। तो क्या मैं डीएनए को कोने कोनों से भी काट सकता हूँ, यस सर काट सकता हूँ। क्या मैं आरएनए को भी कोनों कोनों से काट सकता हूँ, यस सर काट सकता हूँ, ठीक है सर काट सकता हूँ। आरएनए तो भी काट सकता हूँ, डीएनए को भी कोनों कोनों से काट सकता हूँ, ठीक है। अब क्या मैं डीएनए को बीच से भी काट सकता हूँ, तो लस्सी तो मैं बीच से भी काट सकता हूँ, और ये स्ट्रैंड है मतलब एक लस्सी सली की है, हाँ सर बीच से भी काट सकता हूँ। तो ये बताओ जब कोनों कोनों से काटते हुए आऊँगा तो मैं कंटिन्यू काटते हुए चलते आऊँगा, कंटिन्यू काटते हुए चलते आऊँगा, क्योंकि मुझे कोनों से काटना है तो एक 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 करते, मुझे कोई स्पेसिफिक नहीं चाहिए, मुझे बस डिस्ट्रॉय करना है, मुझे बस डिस्ट्रॉय करना है, तो मैं कोनों से काटने के आया हूँ। अब जैसे मुझे इंसुलिन का जीन निकालना था तो वो कोनों में प्रेजेंट रहेगा या बीच में कहीं प्रेजेंट रहेगा, बीच में कहीं प्रेजेंट रहेगा, हाँ कि ना, यस सर वो बीच में कहीं प्रेजेंट रहेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोनों में प्रेजेंट है, अगर कोनों में भी प्रेजेंट है तो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है, और कोनों में प्रेजेंट नहीं होता बीच में होता है, ठीक है। तो बीच में प्रेजेंट है तो मुझे एक आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये स्पेसिफिक सीक्वेंस है, इसी तो काटना है। पता चला मैं इधर इधर भी काट दिया और इधर इधर भी काट दिया, कोई फायदा नहीं हुआ,
और इधर काटते हुए गलती से ये भी कर दिया कि ये इतना दूर का मुझे काटना था, मैंने एंजाइम डाला वो इतना काट दिया। अब मैं इसे इंसुलिन का समझ के चल रहा हूँ, वैसे में तो काम होगा नहीं, वैसे में तो काम होगा नहीं। मतलब जब बीच में काटूंगा तो मुझे कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस को डिनोट करना पड़ेगा। न्यूक्लिक एसिड थे जैसे मैंने बताया था, जो लेस्टेशन एंजाइम है वो स्पेसिफिक सीक्वेंस पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के काटता है। तो जो इको R1 है वो GAATTC में ही काटता है। तो यहाँ पे भी मुझे स्पेसिफिक सीक्वेंस में भी काटना पड़ेगा। जब बीच में काटूंगा, साइड में काटूंगा तो स्पेसिफिक सीक्वेंस की ज़रूरत नहीं है, स्पेसिफिक सीक्वेंस की ज़रूरत नहीं है। तो जो एंजाइम कोनों में काटते हैं, मतलब जो एंजाइम यहाँ कोनों में काटते हैं या इस कोने में काटते हैं, यानी डीएनए के एंड्स में काटते हैं, बाहर की ओर काटते हैं, वो कहलाते हैं एक्सोन्यूक्लियस। वो क्या कहलाते हैं? एक्सो, ये एक्स है सॉरी, वो क्या कहलाते हैं? एक्सोन्यूक्लियस। वो क्या कहलाते हैं? एक्सोन्यूक्लियस। अगर एक्सो का मतलब होता है बाहर, और अगर मैं उसे यहाँ यूज़ कर रहा हूँ तो एक्सो का अपोजिट बीच के लिए यूज़ हो जाएगा। मतलब जो एंडोन्यूक्लियस है वो बीच में काटते हैं, वो डीएनए स्ट्रैंड बीच में काटते हैं, वो डीएनए स्ट्रैंड बीच में काटते हैं, एंडोन्यूक्लियस बीच में काटते हैं। पर जो वो है एंडोन्यूक्लियस, वो स्पेसिफिक पॉइंट पे ही काटते हैं। और एंडोन्यूक्लियस कभी भी एंड में नहीं काटेंगे, वो हमेशा बीच में ही काटेंगे। वैसे वैसे ही एक्सोन्यूक्लियस हमेशा एंड से काटते हुए आएंगे, और एंड से काटते हुए आएंगे, बीच में डायरेक्टली नहीं काट सकते। बीच में डायरेक्टली वो नहीं काट सकते, ना डायरेक्टली एंड में कौन काट सकता है? एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस तो कभी एंड में नहीं काटता, पर एक्सोन्यूक्लियस काटते हुए आएगा तो ये ऐसे ऐसे कट जाएगा। तो अब इतना दूर काट दिया तो यही एंड बन गया, तो वो और काटते चल देगा। ठीक है। तो अगर मुझे लिखना है कि एक्सोन्यूक्लियस के बारे में, अगर मुझे एक्सोन्यूक्लियस के बारे में लिखना है, एक्सोन्यूक्लियस के बारे में, तो एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है? एक्सोन्यूक्लियस करता है, काटता है कट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये क्या करता है? कट ऑफ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम 5 प्राइम और T प्राइम एंड। कट ऑफ न्यूक्लियोटाइड किसे काटल है? न्यूक्लियोटाइड को ही काटल है, फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड। कट ऑफ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड, फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड, 5 प्राइम या 3 प्राइम एंड से काटता है। ठीक है। ऑफ डीएनए, एंड ऑफ डीएनए आगे लिख लेना। तो मान लेते हैं ये एक डीएनए की स्ट्रैंड है, ये एक डीएनए की स्ट्रैंड है। ठीक है, ये डीएनए की स्ट्रैंड है ऐसे, और मैंने यहाँ पे एक एक्सोन्यूक्लियस लगा दिया। अरे सॉरी, यहाँ पे नहीं। ठीक है, ये हो गया। हाँ, और मैंने यहाँ पे एक्सोन्यूक्लियस लगा दिया, ये इसकी 3 प्राइम एंड हो गई, या 5, ये फिर 5 प्राइम एंड होगी, और ये 5 प्राइम एंड होगी, या ये 3 प्राइम एंड होगी, ये 3 प्राइम एंड होगी। तो यहाँ पे मैंने एक एक्सोन्यूक्लियस लगा दिया, यानी काम करने से छोड़ दिया, तो वो वहाँ से काटना चालू हुआ। तो ये कैसे काटेगा? ये ऐसा कुछ कर देगा। ये बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड है, थोड़ा जल्दी जल्दी में बड़े बन जा रहे हैं। ठीक है, तो वो ऐसा काट, ये जो मैंने लगाई, तो यहाँ पे कैंची बना दे रहा हूँ। ये मैंने लगा दी कैंची। ये कौन है? एक्सोन्यूक्लियस। तो वो यहाँ से काटना चालू कर दिया, हाँ कि ना? और यहाँ पे काटते काटते ले आया, तो एक स्टेलेंट को ही काटा ला, ये एलो बनाया है ना मैंने, और ऐसे अंदर की ओर मूव करते जा रहे हैं। तो अब ये एंड बन गया, अब फिर ये एंड बन जाएगा जैसे जैसे काटते जाएगा। तो एक स्टेलेंट के उसमें काट दिया, एक स्टेलेंट में काटते गया, मतलब कि ये डीएनए की दोनों स्टेलेंट में से एक स्टेलेंट में काटते हुए जाता है। पर अगर मैं जब एंडोन्यूक्लियस की बात करूँ, जब फिर मैं किसकी बात करूँ? एंडोन्यूक्लियस की। फिर मैं अगर बात करता हूँ एंडोन्यूक्लियस की, तो एंडोन्यूक्लियस जो है वो डीएनए के डुप्लेक्स में काटता है, मतलब दोनों स्ट्रैंड में काटता है। जब एंडोन्यूक्लियस काटने में आता है तो वो डीएनए की दोनों स्ट्रैंड में काटता है, मतलब ये कर देता है, ब्रेक कर देता है। ये क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है डीएनए डुप्लेक्स को, ब्रेक कर देता है डीएनए डुप्लेक्स को, डीएनए डुप्लेक्स को, अरे डीएनए डुप्लेक्स को।
या क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है डीएनए डुप्लेक्स को, ठीक है। और बता देते हैं एट एनी पॉइंट एक्सेप्ट दी एंड, ये एंड को छोड़ते कहीं पे भी काट देता है, एंड को छोड़ते बे डीएनए डुप्लेक्स एट एनी पॉइंट बी एक्सेप्ट एंड, एट एनी पॉइंट किसी भी पॉइंट पे डीएनए डुप्लेक्स को काट देता है, किसी भी पॉइंट पे डीएनए डुप्लेक्स को काट देता है एक्सेप्ट एंड, एंड को छोड़ के कहीं और बीच में कहीं पे भी काट सकता है, कहीं बीच में कहीं पे भी काट सकता है। फिर जो सर आपने तो बोला थी इसे सीक्वेंस चाहिए रहती है, वो इसके अंदर प्रेजेंट एक पर्टिकुलर टाइप वाले को चाहिए रहती है। जैसे लेस्टेशन एंजाइम है वो एंडोन्यूक्लियस में आएगा तो वो बीच से काट डाला था, तो जो लेस्टेशन एंजाइम वाली कैटेगरी है ना उसे स्पेसिफिक सीक्वेंस चाहिए रहती है, जैसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस उसे चाहिए रहती है। तो जो लेस्टेशन एंजाइम है जिसे हम लोग बोल सकते हैं लेस्टेशन एंडोन्यूक्लियस, वो एक टाइप का एंडोन्यूक्लियस है, या लेस्टेशन एंजाइम एक तरह का एंडोन्यूक्लियस है जिसे कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस चाहिए रहती है काटने के लिए। और अलग अलग एंडोन्यूक्लियस अलग अलग तरीके से काटते हैं, कई कहीं बीच में कहीं से भी काटना चालू कर देते हैं, कई को कुछ स्पेसिफिक साइट चाहिए रहती है और उसके बगल से काटना चालू करते हैं, कई को कुछ स्पेसिफिक साइट चाहिए रहती है और उस साइट पे काटते हैं। तो जो उस साइट पे काटते हैं वो होते हैं लेस्टेशन एंजाइम, और इनकी ये जो साइट है ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, जो मैं पहले बता चुका हूँ टीवी राइट से पहले और लेफ्ट से पहले दोनों एक ही जैसा पलाएगा, दोनों एक ही जैसा पलाएगा, दोनों एक ही जैसा पलाएगा, ठीक है। समझ में आया इतनी सी बात, ठीक है सर, ये तो समझ में आया। तो मतलब कैसे, ये मान लेते हैं एक डीएनए की स्ट्रैंड है और यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है कि ये डीएनए डुप्लेक्स को काटता है, ये डीएनए डुप्लेक्स को काटता है। तो उससे पहले हम लोग लेस्टेशन एंजाइम के बारे में लिख लेते हैं। तो लेस्टेशन एंजाइम जो है बहुत से लोग वो करते हैं, बहुत से यानी एनसीईआरटी में उस तरीके से दिया है तो बहुत से टीचर लोग गलत पढ़ाते हैं, ये खाली जगह बहुत से टीचर लोग से गलत पढ़ा दिया जाता है कि जो उन लोग क्या पढ़ा देते हैं, बहुत से टीचर, मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, एनसीईआरटी उस तरीके से लिखती है ना, तो इसीलिए तो लेस्टेशन बहुत एनसीईआरटी इस तरीके से लिखती है लेस्टेशन एंजाइम, तो ये ऐसा लगता है कि लेस्टेशन एंजाइम जो है, लेस्टेशन एंजाइम जो है इसके दो पार्ट होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। ऐसा नहीं है, लेस्टेशन एंजाइम या इसे बोल सकते हैं लेस्टेशन एंडोन्यूक्लियस, ये इसे बोल सकते हैं लेस्टेशन एंडोन्यूक्लियस, क्योंकि जो लेस्टेशन एंडोन्यूक्लियस, इसे क्या बोलते हैं, लेस्टेशन एंडो न्यूक्लियस, इसे क्या बोलते हैं, लेस्टेशन एंडो न्यूक्लियस, ठीक है। तो एनसीईआरटी कुछ इस प्रकार से लिखती है कि इसके टाइप होते हैं एक्सोन्यूक्लियस, ये मेरा एक्स है ना, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस इसके टाइप होते हैं, पर ये गलत है, पर ये क्या है, ये सरासर गलत है, ये सरासर गलत है। असल में क्या होता है, एंडोन्यूक्लियस का टाइप होता है लेस्टेशन एंडोन्यूक्लियस, नाम ही पढ़ लो ना, नाम में ही तो दे रहा है लेस्टेशन एंडोन्यूक्लियस दिया है, मतलब वो एंडोन्यूक्लियस का एक टाइप है। न्यूक्लियस जो है उसके दो टाइप होते हैं, जो न्यूक्लिक एसिड तो काटने वाले एंजाइम रहते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस, और उनमें से एंडोन्यूक्लियस का टाइप होता है कौन, लेस्टेशन एंडोन्यूक्लियस, लेस्टेशन एंडोन्यूक्लियस। तो अगर मैं लेस्टेशन एंडोन्यूक्लियस से लिखना चाहूँ तो आली लिख दूँ इसका मतलब क्या है, लेस्टेशन एंजाइम या लेस्टेशन एंडोन्यूक्लियस, ब्रैकेट में लिख लेना लेस्टेशन एंजाइम और लेस्टेशन एंडोन्यूक्लियस। ये क्या करता है, ये एक एंजाइम है, ये क्या है, एक एंजाइम है, ये क्या है, एक एंजाइम है जो कल जो दैट एक एंजाइम है जो एक एंजाइम है जो जो कट करता है डीएनए, कट करता है डीएनए को, क्या करता है, कट करता है या क्लीव करता है, अगर थोड़ी अच्छी इंग्लिश में लिखूं तो डीएनए तो कट करता है इनटू, डीएनए तो कट करता है इनटू इनटू फ्लैगमेंट्स, किसमें, फ्लैगमेंट्स या पीसेस लिख सकते हैं, फ्लैगमेंट्स लिख देते हैं, क्या करता है, फ्लैगमेंट्स में कट करता है किसे, डीएनए, तो फ्लैगमेंट्स में कट करता है डीएनए को, ठीक है। एट स्पेसिफिक और नियर, और एट स्पेसिफिक और नियर स्पेसिफिक, और नियर स्पेसिफिक लिस्टेशन, बोला ना,
कुछ ऐसे होंगे जो कहीं से भी काटना चालू कर सकते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो बगल से मतलब नियर से काटना चालू करेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो एट स्पेसिफिक काटेंगे, एट स्पेसिफिक और नियर स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट, रिकॉग्निशन साइट, रिकॉग्निशन साइट, रिकॉग्निशन साइट। ये आई है, ये टी है, ये भी आई है, रिकॉग्निशन साइट। ठीक है, रिकॉग्निशन साइट मिलिए, लैटिन तो ही गलत है। ठीक है, विद इन दी मॉलिक्यूल, विद इन दी डीएनए मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, या विद इन दी डीएनए स्ट्रैंड बोल सकते हैं, विद इन दी मॉलिक्यूल, विद इन दी मॉलिक्यूल, हाँ कि ना? यस सर, विद इन दी मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये सही है। अब क्या होता है मतलब कि अगर मैं इसमें एक एग्जांपल दूं, तो जो मैं शुरुआत से एग्जांपल दे के आ रहा हूँ, इको आर वन, क्या बोल रहा हूँ, इको आर वन। जैसे कि एक लेस्टेशन एंजाइम है इको आर वन, वो क्या करता है, इको आर वन मतलब जो अल्लो तो इस चैप्टर में पढ़ने हैं ना, वो स्पेसिफिक साइट पे ही काटते हैं, और वो स्पेसिफिक साइट जो है इनकी, वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में होती है। जो इको आर वन है, ये किससे आया है, एस्चेरिचिया कोलाई, मतलब ये किससे होता है, ई कोलाई से ही डिराइव होता है, ये ई कोलाई से ही डिराइव होता है। ठीक है, यह पाया गया था सबसे पहले, ई कोलाई से ही निकाला गया था। तो एक स्पेसिफिक साइट पे ही काटता है जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में होती है। ये एक स्पेसिफिक साइट में ही काटता है जो स्पेसिफिक सीक्वेंस में होती है, और वो स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, GAATTC, या बोल सकते हो CTTAAG। मतलब चलो सर, ये काटता तो है, पर किन दो उसके बीच में काटता है, तो ये जी और ए के बीच में काटता है, ये दोनों के जी और ए के बीच में काटता है। तो जो क्लेविन बनती है वो कुछ ऐसी बनती है, वो कुछ ऐसी बनती है, मतलब ये कुछ ऐसा काटता है बेसिकली, बोल सकते हो। हाइड्रोजन बॉन्ड तो कुछ से टूट जाते हैं, तो सर इसे एक बार बना के दिखाओ ना सर, कैसे काट रहे हैं। मतलब ये एक, मान लेते हैं डीएनए स्ट्रैंड है, मान लेते हैं ये एक डीएनए स्ट्रैंड है, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच और ये छः। ठीक है, फिर उसके आगे सात, फिर आठ, फिर नौ, फिर 10, फिर इधर भी एक, दो, तीन, चार, पाँच। ठीक है, तो ये हो गया ए ए टी टी सी। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा टी टी ए ए जी। ठीक है, तो अगर मैंने इको आर वन छोड़ दिया यहाँ पे, तो वो यहाँ पे जी और ए के बीच में काट देगा, वो यहाँ पे जी और ए के बीच में काट देगा, और दूसरे स्टैंड में भी यहाँ पे काट देगा। तो ये कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, बोल सकते हो। अरे उल्टा बन गया क्या, हाँ थोड़ा सा गलत बन गया नीचे वाला डायग्राम, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा, ए रहेगा, ए रहेगा, टी रहेगा, टी रहेगा और सी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जी रहेगा और यहाँ पे जी रहेगा, फिर वैसे ही यहाँ पे ए रहेगा, ए रहेगा, टी रहेगा, टी रहेगा और सी रहेगा। जो ये आखिर वाला जी सी है ना, और ये जी सी आपस में तो जुड़े रहेंगे, बाकी बीच वाले टूट जाएंगे, और इधर वाले भी पूरे झूले रहेंगे, यहाँ वाले भी जितने हैं सब झूले रहेंगे, ये बीच वाले टूट जाएंगे, बीच वाले टूट जाएंगे, हाँ कि ना? यस सर, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, तो अब अगर मैं बात कर लूँ कि लेस्टेशन एंजाइम फिर सर डिस्कवर कैसे हुआ थी, इसे पहचाने कैसे, क्या हुआ था कि बैक्टीरियोफाज जो है ना, एक बैक्टीरियोफाज एक तरह का वायरस होता है जो ई कोलाई को इन्फेक्ट नहीं कर पाता, ई कोलाई को बैक्टीरियोफाज इन्फेक्ट नहीं कर पाता। तो साइंटिस्ट लोग तो लगा कि ऐसा क्या है ई कोलाई में,
मान लेते हैं ये ई कोलाई है, तो ई कोलाई में ऐसा क्या है कि जो बैक्टीरियोफाज है वो इसे इन्फेक्ट नहीं कर पा रहा, वो इसे इन्फेक्ट नहीं कर पा रहा। मान लेते हैं बैक्टीरियोफाज जो है वो इसे, मान लेते हैं क्या बैक्टीरियोफाज इसे इन्फेक्ट नहीं कर पा रहा था, ठीक है, ऐसा कुछ दिखता है बैक्टीरियोफाज, हाँ कि ना? यस सर। तो बैक्टीरियोफाज पहले काम कैसे करता है ये समझना चाहिए। ये बैक्टीरियोफाज का डीएनए, तो बैक्टीरियोफाज क्या करता है, अपने डीएनए को इधर डाल देता है, बैक्टीरिया के उसमें डाल देता है, मशीनरी या बैक्टीरिया सेल के अंदर डाल देता है, और वो जो डीएनए है वो बैक्टीरिया के डीएनए के जाते जुड़ जाता है, और फिर क्या करता है उस सेल को अपना बना के मल्टीप्लाई करते डीएनए बैक्टीरिया सेल को पाल जाता है। पर फिर साइंटिस्ट लोग तो दिखा यार ये जो बैक्टीरियोफाज है ये तो उसे माल ई कोलाई के ऊपर अटैक ही नहीं कर पा रहा, ई कोलाई के ऊपर अटैक ही नहीं कर पा रहा। तो क्या हो रहा था, मान लेते हैं ये एक बैक्टीरियोफाज है, मान लेते हैं ये बैक्टीरियोफाज है, ठीक है, मान लेते हैं ये बैक्टीरियोफाज है, ठीक है, ये बैक्टीरियोफाज है। अब ये जो है ये इस ई कोलाई के ऊपर आके बैठा, ये इस ई कोलाई के ऊपर आके बैठा, ये इस ई कोलाई के ऊपर आके बैठा, ठीक है। अब क्या हुआ था कि साइंटिस्ट लोग तो लग गलत है यार, ये बाकी में तो इन्फेक्ट कर रहा है पर इसमें क्यों नहीं कर रहा है। तो उन लोगों ने क्या देखा कि जब ये बैक्टीरिया, उन लोगों ने क्या देखा कि ई कोलाई है ना, दो प्रकार के केमिकल सिंथेसाइज कर रहा है, और उसी नाम से ये जो बैक्टीरियोफाज है वो इन्फेक्ट नहीं कर पा रहा। और बैक्टीरियोफाज इन्फेक्ट कैसे करता था, अपने जो वो है जेनेटिक मटेरियल इसका, वो बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के साथ मिल जाता था, और उससे क्या करता था, उसे क्या करता था, उसे क्या करता था, उसे अपना बना के उस सेल को, तो कि जब उसके साथ मिल गया तो जब सेल रेप्लिकेट करेगा या खुद से रेप्लिकेशन अंदर जेनेटिक मटेरियल तक चालू कर देता था, तो वायरल जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी चालू हो जाता था रेप्लिकेट करना। तो बहुत सारे एक ही बैक्टीरिया के अंदर वायरस, यानी वायरस के जेनेटिक मटेरियल बन गए, तो रूल एप्लीकेशन। अब क्या करता था वो जेनेटिक मटेरियल अपने आसपास ये बैक्टीरियोफाज वाला ही प्रोटीन बना लेते थे और सेल को फाड़ के निकल जाते थे। ये जो चीज़ है ये उसमें पढ़ेंगे किसमें, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, अगर समय मिला तो। अभी तो 12 का करना है ना, ठीक है। तो ई कोलाई क्या करता था, दो प्रकार के एंजाइम रिलीज करता था, ई कोलाई क्या करता था, दो प्रकार के एंजाइम रिलीज करता था। एक होता था लेस्टेशन एंजाइम, दूसरा होता था मिथाइलेज। उन लोगों ने क्या देखा, एक होता था लेस्टेशन एंजाइम और दूसरा होता था मिथाइलेज, दूसरा क्या होता था, मिथाइलेज। अब मिथाइलेज क्या होता है, मिथाइलेज होता है जो मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है। मैंने बोला था कि जो एज होता है वो जनरली लाइसिन एंजाइम की यूज होता है पर हर जगह नहीं। तो मिथाइलेज क्या कर देता था, मिथाइलेज क्या कर देता था, मिथाइल ऐड करता है। मिथाइलेज एंजाइम क्या करता है, मिथाइल ऐड करता है। अब मिथाइल ऐड किधर करेगा, बेसिकली क्या है कि जब एनसीईआरटी या बायोलॉजी में हम लोग तो पढ़ना लेते हैं, तो एक बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए कि जब भी किसी चीज़ में मिथाइल ऐड किया जाएगा वो किसी ना किसी काम के लिए क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा, वो किसी ना किसी काम के लिए डीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और किसी भी चीज़ को एक्टिवेट करना रहता था किसी काम के लिए, वो काम कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। अगर उससे किसी भी चीज़ को एक्टिवेट करना रहता था किसी भी काम के लिए, बायोलॉजी में करना रहता है, तो उसमें क्या कर देते हैं, फॉस्फेट ऐड कर देते हैं, उसमें फॉस्फेट ऐड कर देते हैं। जैसे एडीपी है, एडीपी में क्या ऐड कर देते हैं, फॉस्फेट ऐड कर देते हैं, तो वो एटीपी बन जाता है, मतलब एनर्जी स्टोर करने के लिए एक्टिव हो जाता है, हाँ कि ना, ये बोल सकते हो, ये एनर्जी के रूप में यूज़ करने से एक्टिवेट हो जाता है। तो मिथाइल का ऐड करना किसी काम के लिए डीएक्टिवेट कर देता है। यहाँ पे लेस्टेशन एंजाइम क्या करता है, लेस्टेशन एंजाइम काटता है और उसी के साथ डीएक्टिवेट करने वाला भी एंजाइम, यानी मिथाइल ऐड करने वाला भी एंजाइम सिक्रीट हो रहा है। और मिथाइल ऐड होने से क्या होता है, किसी काम के लिए क्या होना हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है। मतलब ये मिथाइलेज क्या कर रहा होगा, किसी की चीज़ में मिथाइल ऐड कर रहा होगा और उसमें लेस्टेशन एंजाइम काम नहीं कर पा रहा होगा। अब तुम लोग ही बताओ कि लेस्टेशन एंजाइम करता क्या है। लेस्टेशन एंजाइम डीएनए की स्ट्रैंड या आरएनए की स्ट्रैंड तो काटता है। तो बैक्टीरियोफाज के जो जेनेटिक मटेरियल है, बैक्टीरियोफाज का जो जेनेटिक मटेरियल है, बैक्टीरियोफाज का जो जेनेटिक मटेरियल है, अगर उसे काट देगा तो बैक्टीरियोफाज अपने जेनेटिक मटेरियल को इसमें नहीं मिला पाएगा, इसमें बैक्टीरिया के डीएनए में नहीं मिला पाएगा उसका, क्योंकि उसका जेनेटिक मटेरियल तो पीसेस में हो गया, खराब हो गया, हाँ कि ना।
यस सर, खराब हो गया। तो जो बैक्टीरियोफाज ई कोलाई को वो करने आया था, क्या कहते हैं, इन्फेक्ट करने आया था, इन्फेक्ट नहीं कर पाया। पर क्या ये लेस्टेशन एंजाइम बैक्टीरिया की डीएनए को भी नहीं काट सकता? सॉरी, काट सकता है तो बैक्टीरिया का डीएनए भी साइटोप्लाज्म में ही घूमता है। तो ये मिथाइलेज क्या करता है, बैक्टीरिया के डीएनए में क्या ऐड कर देता है, मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है। जैसे मान लेते हैं ये एक डीएनए स्ट्रैंड है बैक्टीरिया था, तो यहाँ पे इसके न्यूक्लियोटाइड में वो ऐड कर देता है, क्या, मिथाइल ऐड कर देता है, जिसके कारण जो बैक्टीरिया का डीएनए है वो लेस्टेशन एंजाइम की एक्टिविटी के लिए क्या हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है। वो डीएक्टिवेट हो जाता है लेस्टेशन एंजाइम की एक्टिविटी के लिए, से कटने के लिए डीएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से लेस्टेशन एंजाइम डिस्कवर हुआ था। अब ये जो मेथड है ये बहुत से बैक्टीरिया यूज करते हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए बैक्टीरियोफाज से, अपने आप को डिफेंड करने थे बैक्टीरियोफाज के। तो वो क्या से के लिए करते हैं, लेस्टेशन एंडो न्यूक्लियस। वो क्या से के लिए करते हैं, लेस्टेशन एंडो न्यूक्लियस। तो एग्जाम में अगर मैं पूछूं कि बहुत से बैक्टीरिया या सम बैक्टीरिया क्या से प्रोड्यूस करते हैं अपने आप को बैक्टीरियोफाज से डिफेंड करने थे, तो आंसर क्या होगा, लेस्टेशन एंडो न्यूक्लियस। तो आंसर क्या होगा, लेस्टेशन एंडो न्यूक्लियस। तो आंसर क्या होगा, लेस्टेशन एंडो न्यूक्लियस। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। इस तरीके से जो है वो लेस्टेशन एंजाइम डिस्कवर हुआ था। अब क्या होता है, मैं एक लाइन बोल रहा हूँ वो लिख लेना, इससे पूरा समझ में आ जाएगा। लेस्टेशन एंजाइम्स लिखना, मैं नहीं लिखा था, समय लग जाता है मुझे लिखने में, तो हैंड राइटिंग गंदी है, सुधार से थोड़ा लिखना पड़ता है। ठीक है, लेस्टेशन एंजाइम्स आर यूजफुल टू बैक्टीरिया। लेस्टेशन एंजाइम आर यूजफुल टू बैक्टीरिया because because the enzymes belong because the enzymes bring about the fragmentation of viral DNA without affecting the bacterial genome, without affecting the bacterial genome. Full stop. This is adaptation against bacteriophage. This is against this is adaptation against bacteriophage. तो क्या बोला मैंने, लेस्टेशन एंजाइम आर यूजफुल टू बैक्टीरिया the enzymes belong because the enzymes belong fragmentation of viral DNA without affecting the bacterial genome, without affecting the bacterial genome. This is adaptation against this is adaptation against bacteriophage. This is adaptation against bacteriophage. ठीक है, अब इसके बाद एक लाइन लिखना, बाय मिथाइलेशन, मतलब अब मैं मिथाइलेज का बता रहा हूँ। बाय मिथाइलेशन द बैक्टीरियल डीएनए modifies the bacterial DNA gets modified by methylation. The bacterial DNA gets modifies, and therefore the bacteria protects its own chromosomal DNA. The bacteria protects its own chromosomal DNA from cleavage by the lestellation enzyme. From cleavage by the lestellation enzyme. तो वापस से बोलो, by methylation the bacterial DNA gets modified and therefore the bacteria protects its own chromosomal DNA from cleavage by this lestellation enzyme. By this lestellation enzyme. ठीक है, तो मिथाइलेशन क्या है, मिथाइल का ऐड होना। मिथाइलेशन क्या है, मिथाइल का ऐड होना। और मिथाइल ऐड कौन कर रहा है, मिथाइल ऐड कर रहा है मिथाइलेस। मिथाइल कौन ऐड कर रहा है, मिथाइलेस। ठीक है, अब क्या आता है, अब आता है कि सर तो इको आल्बन हुआ। दूसरा एग्जाम्पल जो दिया जाता है इसमें हिंद 2 का है, हिंद 2 का है। सिर्फ इसमें ये जानने की जरूरत है कि हिंद 2 भी क्या है, एक लेस्टेशन एंजाइम है। हिंद 2 भी क्या है, एक हिंद 2 कलर लिख दिया। हिंद 2 भी क्या है, लेस्टेशन एंजाइम है। हिंद 2 भी क्या है, लेस्टेशन एंजाइम है। इसका सीक्वेंस बता देते हैं, पर वो जानने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। तो हिंद 2 जो है, हिंद 2 है, ये भी क्या है, एक लेस्टेशन एंजाइम है, या लेस्टेशन एंडोन्यूक्लियस है बोल सकते हो।
ये भी क्या है, एक एलेस्टेशन एंजाइम है जो किससे डिस्कवर हुआ था, हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा से। किससे डिस्कवर हुआ था, हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा से। अगर मैं इकोलाई की बात करूँ तो इकोलाई किससे डिस्कवर, यानी ताते थे इको आर 1 किससे डिस्कवर हुआ था, इकोलाई यानी ताते थे इको आर 1 किससे डिस्कवर हुआ था, इकोलाई से। ठीक है सर। और लेस्टेशन एंजाइम जो डिस्कवर हुआ, लेस्टेशन एंजाइम थी प्रेजेंस किस में दिखी थी, या सबसे पहले दिखा किस में था, लेस्टेशन एंजाइम ई कोलाई में ही दिखा था। अब जरूरी नहीं थी ये इको आर 1 ही होगा, ये दूसरा हो सकता था। ठीक है, आगे पढ़ेंगे जब नेमिंग सीखेंगे कि होता क्या असल में, नेम कैसे रखा जाता है। और कब डिस्कवर हुआ था लेस्टेशन एंजाइम ई कोलाई में, 1963 में। तो हिंट टू में हिंट यहाँ पे लिख लेते हैं, ये कब डिस्कवर हुआ था, ई कोलाई में 1963 में। 1963 में ई कोलाई में लेस्टेशन एंजाइम दिखा था, लेस्टेशन एंजाइम दिखा था, लेस्टेशन एंजाइम दिखा था। उन लोग तो ये दिखाता थी दो प्रकार के केमिकल्स बन रहे हैं, एक क्या कर रहा है, एक बैक्टीरियोफाज की डीएनए तो काट रहा है और एक बैक्टीरिया सेल में मिथाइलेशन कर रहा है, बैक्टीरियल जीनोम में मिथाइलेशन कर रहा है। तो फिर बाद में एक्सटेलेक्शन या ताते थे आइसोलेशन बहुत लेट से हुआ था, अलग हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था। ताते थे हैं, ताते थे हैं ती ये जो है कौन यार, यानी थी जो पहले डिस्कवर हुआ वही पहले आइसोलेट हुआ था। तो थी आइसोलेशन की प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहती है, आप तो बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है। ठीक है, तो हिंट टू में क्या लिख रहे थे, ये किससे वो हुआ था डिस्कवर, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से, इन्फ्लुएंजा से डिस्कवर हुआ था, में डिस्कवर हुआ था इन्फ्लुएंजा में। डिस्कवर हुआ था कब, 1970 में, 1970 में, 1970 में। ठीक है, 1970 में डिस्कवर हुआ था। और इसकी जो पैलिंडोमिक सीक्वेंस है वो क्या है, जी टी जी, जी टी जी, सी ए सी, ये इसकी पैलिंडोमिक सीक्वेंस है। तो दूसरे स्थान में क्या लगेगा, सी ए सी, जी टी जी। तो ये पैलिंडोमिक सीक्वेंस है, इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो, सेम पढ़ाएगा, हाँ कि ना, यस सर, हाँ कि ना, यस सर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव, जय महाकाल।